देखिए, बहुत फेमस कहावत है कि मंजिल मिल जाएगी भटक कर ही सही। जी। मंजिल मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मुझे जीवन को समझना है, अपने आप को जानना है, सेल्फ डिस्कवरी करना है, तो हमें अपने सवालों के साथ और अपनी खोज के साथ लगे रहना है। क्योंकि मैं जानता हूँ ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटीज़ है, बहुत से ऑब्लिगेशंस है। 23 घंटा उस चीज़ को और 1 घंटा अपने इस खोज को कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, लाइफ क्या है, व्हाट इज़ वर्थ डूइंग इन लाइफ, इन सब सवालों को अगर हम सच में इसको सवाल को जवाब ढूंढने के लिए समय दे पाए तो ये बड़ा आसान सा काम है। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं है, हमारा व्हाट का फुल स्टॉप हमें कभी नहीं दिखने वाला। आज सबको राम मंदिर जाना है, अयोध्या, लेकिन राम की जो आत्मा है वो है योग वशिष्ठ। ये कितनों को पता है? घर में किताब है कि नहीं वो तो छोड़ दीजिए, हार्डली किसी को पता है कि राम की जो गीता है, उनकी जो आत्मा है वो योग वशिष्ठ है। इन्होंने कहा है कि पोथी पोथी जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुख पंडित। आपका मूल स्वरूप प्रेम ही तो है। जिंदगी में आपने देखा होगा कि जब हम समुद्र में चलते हैं तो कई बार नाव कहिए, जहाज कहिए, वो भटक जाते हैं। और जब वो भटक जाते हैं तो उन्हें किनारे पर लाने के लिए एक सिस्टम होता है, एक लाइट हाउस होता है जो दिशा निर्देश देता है। हमारी अपनी जिंदगी में भी कई ऐसे प्रसंग आते हैं जब हमारा शरीर और मन ये तालमेल नहीं बैठा पाता और तब हमारी जिंदगी की नाव कहीं ना कहीं भटकती नजर आती है। ऐसे में हमें एक लाइट हाउस की जरूरत होती है। नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर और आप देख रहे हैं लोकवाहिनी मीडिया। और ऐसे ही लाइट हाउस आज हमारे साथ में बैठे हुए नकुल अग्रवाल जी। नकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। नकुल जी टेडेक्स स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं और इस यंग में आप इनके चेहरे की आभा देख सकते हैं। ये आभा ही बताती है कि ये इनके चेहरे से कितनी सारी प्रेरणा मिलती होगी। सबसे पहले नकुल जी, आपकी जो जीवनी रही है हमारे दर्शकों को बताइए। रत्नाकर जी, मैं लगभग अभी 34 साल का हूँ जी। और मैंने सेंटर पॉइंट स्कूल में पढ़ाई की है, फिर मैंने सीए की पढ़ाई की है। और मेरे मन में हमेशा एक सवाल बचपन से रहा है कि जीवन का मकसद क्या है, जीवन का अर्थ क्या है जी। वैसे ये सवाल मैं मानता हूँ हर बच्चे के मन में कभी ना कभी आता है। आम सवाल है। पर अक्सर हम अपने धर्मों के जरिए या जो भी हमें समाज जवाब देता है, वो सेकेंड हैंड जवाबों के जरिए हम अपने सवाल को दबा देते हैं जी। पर मैं काफ़ी क्यूरियस बच्चा था, काफ़ी जिज्ञासु था और मैं उस समय बचपन में डिस्कवरी चैनल के शोज़ काफ़ी देखा करता था जिसमें ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ था जी। और वो देख के मेरे मन में सवाल हमेशा रह गया कि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारे ग्रह का क्या अस्तित्व है? कुछ नहीं है जी। और उसमें फिर हमारा क्या अस्तित्व है? कुछ जी। तो फिर हम है क्यों? लाइफ का अर्थ क्या है? मरने के बाद क्या होता है? So finding out our own existence, हम क्यों आए, क्या है? और फिर यही करते करते मेरी खोज शुरू होगी अपने अंदर ही अंदर कि जिंदगी क्या है, मरने के बाद क्या होता है, हम कहाँ से आए, भगवान है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है। और ऑन वन हैंड मैं सीए पढ़ रहा था, ऑन द अदर हैंड मैं अपने अंदर सवालों के जवाब ढूंढ रहा था। और ऐसे देखते देखते पैरेलल जर्नी आई वाज इन। बाहर करने के लिए कुछ तो करना है, तो सीए पढ़ रहा था और अंदर अंदर अपने सवालों से जूझ रहा था। तो इसी दौरान मैंने एक एनजीओ भी शुरू किया, रेनोवेशियो फाउंडेशन नाम से, जो आज हजारों बच्चों वन ऑफ द बेस्ट रिनोवेशन के बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। आई एम आल्सो जॉइंट मेंबर ऑफ दैट। यस। तो बस उसी के जरिए काफ़ी कुछ काम भी करा है। हम हज़ारों बच्चों को पढ़ाते हैं, हज़ारों झाड़ लगाते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं। और इसी दौरान आज से लगभग 10 साल पहले मुझे, जिसको हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, वो हुआ। और जब से वो हुआ है, बस यही कोशिश है कि सब लोगों को उनके ज़िंदगी के सवालों के जवाब दूँ, उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी कैसे जीना उसकी दिशा दे पाऊँ। और हर पल, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी उथल पुथल हो, अपने मन में कैसे शांति, कैसे स्थिरता बनाए रखना, कैसे खुश रहना, मज़े में रहना, इसका भी रास्ता, इसके प्रोसेसेस, इसके टूल्स, मेथड्स सिखा पाओ। नकुल जी, आपने जो बात कही, बहुत सटीक बात कही कि सच में हमारे सबके मन में ये सवाल जरूर होता है कि व्हाट इज लाइफ और हमें कहाँ जाना है, और जो दिशा निर्देश मिलते नहीं है। और एक अनकही या अनदेखी जो एक होड़ है वो लगी हुई होती है, उस होड़ में से अपने आप को पहचान पाना, ये सबसे बड़ा कठिन काम होता है। इस कठिन काम को आसान कैसे बनाया जाए? मुझे लगता है बस हमें उसके साथ लगे रहना है। जैसे हम कोई भी चीज़ जो चाहते हैं, अगर हम पैसा चाहते हैं तो हम बिजनेस में दिन रात लगे रहते हैं।
दिन भर मार्केटिंग करेंगे, सेल्स करेंगे। हम सोशल मीडिया क्रिएटर बनना चाहते हैं तो हम दिन भर जा के वीडियोस बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, लगे रहते हैं। वैसे ही अगर सही में हमारे लिए प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है कि मुझे जीवन को समझना है, अपने आप को जानना है, सेल्फ डिस्कवरी करना है, तो हमें अपने सवालों के साथ और अपनी खोज के साथ लगे रहना है। हमें रोज कम से कम आधा से 1 घंटा अपने इस क्वेस्ट को ऑफ सेल्फ डिस्कवरी देना ही है, क्योंकि मैं जानता हूँ जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, बहुत से ऑब्लिगेशंस है, बहुत से एस्पिरेशंस और एम्बिशंस भी है। तो 23 घंटा उस चीज को और 1 घंटा अपने इस खोज को कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, लाइफ क्या है, व्हाट इज वर्थ डूइंग इन लाइफ, इन सब सवालों को अगर हम सच में इसको सवाल को जवाब ढूंढने के लिए समय दे पाए तो ये बड़ा आसान सा काम है। बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं अगर इसको इस तरह से अगर एलाबोरेट करूँ कि हम जब बाहर निकलते हैं, मैं जैसे स्टूडियो आने के लिए निकलता तो मैं देखता हूँ कि मेरा चेहरा कैसा है, मेरा आउटफिट कैसा है जी। तो थोड़ा सा समय हमने उस अंतर मन को भी देखने के लिए देना चाहिए, उस आईने में, जिंदगी के आईने में खुद को भी समय देना चाहिए कि मैं अंदर से क्या चाहता हूँ और मेरे अंदर की जो चाहत है उसके लिए मैं क्या प्रयास करता हूँ। बिल्कुल। अब जब ये आइडेंटिफाई होता है तो कई बार वो रास्ता ही नजर नहीं आता कि मैंने किस रास्ते पे चलना है। हाँ। इसके लिए हम कैसे आइडेंटिफाई? देखिए, बहुत फेमस कहावत है कि मंजिल मिल जाएगी भटक कर ही सही। जी। मंजिल मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। क्या बात है। तो अगर हम सही में चाहते हैं सवालों के जवाब पाना, अपने आप को जानना, हमें कोशिश करना है लगातार। अब कोशिश कई तरीके से हो सकती है। आप कुछ किताबें पढ़ें, आप अपनी मन ही मन चिंतन मनन करें, आप बहुत सारे स्पिरिचुअल संस्थाएं हमारी भी है, उनके कोर्सेज, उनके प्रोग्राम्स करें और उनके मेडिटेशंस करें। मतलब अगर आप लगातार उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, ऐसे सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। और फिर इस जर्नी में आपको कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी फिलॉसफी मिले जो आपको लगता है कि ये सही लग रही है, ये लॉजिकली भी ठीक लग रही है और इसको फॉलो करके मेरी ज़िंदगी में मन में कुछ हल्कापन आ रहा है, कुछ खुशहाली आ रही है, कुछ शांति स्थिरता आ रही है, तो शायद आपने कुछ ढूंढ लिया है और फिर इसको फॉलो करना है हमें। तो अक्सर इतना कॉम्प्लिकेटेड है दुनिया और आजकल इतने हजारों इन्फ्लुएंसर्स है, गुरुज है, इतना डिस्ट्रैक्शन है, तो हम उस चक्कर में भटक जाते हैं। पर ठीक है, अगर हम लगातार बने हैं तो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे। और हमें एक बार कोई ऐसा मिल जाए जिससे हम रेजोनेट कर पाते हैं, तो हमें कुछ दिन तो उसको पकड़ के रखना चाहिए जब तक हमें उससे वो ग्रोथ ना मिल जाए जो हमें चाहिए। उसके बाद अगर लगे कि मन नहीं मान रहा तो कोई बात नहीं, किसी और को ढूंढो। यही तो तकलीफ है कि आपने जो कहा ये कई बार सुनने में और समझने में काफी आसान लगता है, लेकिन ये बड़ा कठिन सवाल होता है। या मैं अपने आप को ये तय नहीं कर पाता कि मुझे रुकना कहाँ है। जिंदगी की दौड़ में भी देखिए, अगर मैं पैसा कमाना चाहता हूँ तो मैं पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन ये पैसा कमाते वक्त मुझे कहाँ रुकना है। मैं कोई एक विशिष्ट काम कर रहा हूँ तो उस काम के लिए मैंने शुरुआत कर दी, मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे रुकना कहाँ है। ये रुकना कहाँ है, ये बड़ा तकलीफ वाला सवाल है। इसका जवाब कैसे देंगे? देखिए, जब तक हम जिंदा है हम रुकेंगे तो नहीं जी। कर्म तो होते ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही है। पर हाँ, जब तक हम अपने आप को ये नहीं पूछते कि मुझे इस चीज़ से हासिल क्या करना है, हाँ, जब तक हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं कि मुझे इससे क्या मिल रहा है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ और ये कितना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए पैसे की बात करते हैं तो सब लोग पैसों की अंधी दौड़ में, सबको ऐसा लगता है जितना पैसा मिले उतना कम। सही बात। जिसके पास 100 रुपए है उसे 1000 चाहिए, 1000 है लाख चाहिए, लाख है करोड़ चाहिए, करोड़ है 100 करोड़ चाहिए, 100 है 1000 चाहिए, 1000 है पता नहीं कितने चाहिए, लाखों चाहिए। कोई रोकने को तैयार नहीं है। पर एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। अगर ये पैसा मैं इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी फील हो, मेरे कुछ ज़रूरतें चाहते पूरी हो, मेरे परिवार स्वस्थ रहे, ठीक रहे, तो मेरे को ये कैलकुलेट करके मैं उस नंबर पे पहुंच सकता हूँ जहां उतना पैसा मेरे पास आ जाएगा जिसके बाद मेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर पैसा आए अच्छी बात है, पर मेरी दौड़ पैसों के लिए नहीं होगी। तो जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं है, हमारा व्हाट का फुल स्टॉप हमें कभी नहीं दिखने वाला। और अगर हमारा वाई क्लियर है कि मैं असल में कर क्यों रहा हूँ, किस लिए रहा हूँ, तो हमारा व्हाट का फुल स्टॉप हमें दिख जाएगा। एक बार वो दिख गया तो फिर बड़ा आसान है ये जानना कि रुकना कहाँ है, कब है, किस लिए है। पर अक्सर हम ये वाई, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इस सवाल से बहुत दूर भागते हैं क्योंकि इसका जवाब ढूंढना उतना आसान नहीं होता। सही बात कही आपने। और हमारा मन ऐसा है कि जो चीज़ आसान होती है
हमें वो चाहिए, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात करते हैं। थोड़ा सा तकलीफ में जाने के लिए हम अपने आप सेफ कैसे रख सके इस पर ज्यादा हम हमेशा डिस्कम्फर्ट से या एफर्ट से या तकलीफ से दूर भागते हैं। तो वाई सवाल तो बड़ा अहम सवाल है, ये जल्दी जवाब मिलता नहीं है और इसलिए अक्सर लोग ये सवाल पूछना छोड़ देते हैं, मतलब उसको निगलेक्ट ही कर देते हैं, चल रही है जिंदगी वैसे चले। लेकिन वो जिंदगी कहीं ना कहीं तो तकलीफ देती है ना। जब हम एकांत में रहते पूरे दिन भर के काम वगैरह करने के बाद जब हम सोचते हैं, जैसा मैंने कहा कि हम मायने में नहीं देखेंगे लेकिन आज मैंने दिन भर में क्या हासिल किया या अब तक मैंने क्या हासिल किया, इसका जवाब उस वक्त मिलता नहीं। थोड़ा सा हम आज के दुनिया में आते हैं नकुल जी। आजकल जनरेशन का बड़ा पंगा चल रहा है, जेन जी, फिर वो एक्स जेन, ये जो कुछ भी है, इतने टर्मिनोलॉजी मुझे भी नहीं पता। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स के क्या परिणाम हो सकते हैं और ये इनका एक सिंकिंग कैसे हो, ताकि ये दोनों मिलके आप और हमने जैसा गाइडेंस मिला, जैसे संस्कृति मिली, जैसी परवरिश मिली, हम आगे बढ़ते गए। लेकिन आजकल सेल्फ मेड बच्चे हैं और उनकी एक अलग ही दुनिया है जो उस पीढ़ी को नकार ही देती है कई बार। राइट। तो ये नकारात्मक सोच से क्या ये पीढ़ी अपना भविष्य उज्जवल बना पाएगी, और नहीं बना पाएगी तो इनको ये सिंक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, उस पीढ़ी को पीछे खींचना कि हमारे ज़माने में काम ऐसे होता था, वैसे होता था, ये सही है, वो गलत है, ये बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा इसलिए कि देखिए, हमारी सोच बनती कहाँ से? हमारी सोच बनती है हमारे अनुभवों से, हमारे एक्सपोजर से बेसिकली। जो हमारी पीढ़ी है, खासकर आपकी पीढ़ी, आपको एक्सपोजर बहुत लिमिटेड था, कुछ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, दूरदर्शन और एक दो न्यूज़ चैनल में भी। जो मेरी पीढ़ी है उसको इन सब के अलावा थोड़ा सा इंटरनेट का एक्सपोजर बढ़ा और सोशल मीडिया का भी। जो ये जेन जी है उसे वो पहले ही सोशल मीडिया के युग में हो रहे हैं, तो उन्हें बहुत एक्सपोजर है, सब नेटफ्लिक्स है, OTT है, उनके पास एक्सपोजर की कमी नहीं है। वास्ट मतलब एक समुंदर पड़ा है उनके, समुंदर है। तो आपका वैल्यू सिस्टम, आपका दृष्टिकोण आपके परिवार में, आपके माहौल में जो दृष्टिकोण है उससे बना, हमारा उसके अलावा कुछ और जो हमने सोशल मीडिया पे देखा उससे बना, और इनका इतना सारा इंफॉर्मेशन जो दुनिया भर से मिल रहा है इनका उससे बन रहा है। तो ये असंभव है कि वो आप तक आए या वो अपने दृष्टिकोण को, पर्सपेक्टिव को लिमिटेड रखे। उसके लिए हमें अपने आप को एक तो उन तरफ जाना पड़ेगा, दूसरा हमें उनके साथ सवाल पूछना पड़ेगा कि आपको लग रहा है, उदाहरण के लिए वेपिंग करना जो आजकल ई सिगरेट आ गई, ठीक है, ये क्यों ठीक लगता है आपको? आपको लगता है कि ये कुछ करना कूल है, ये क्यों कूल है? आपको लगता है कि लगातार इंस्टाग्राम पे अपनी लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये क्यों जो सवाल है इनका जवाब उनके पास भी नहीं है। वो भी देखा देखी कर रहे हैं कि कहीं पे कुछ हो रहा है, यूएस में हो रहा है या कहीं और हो रहा है, तो मतलब ये सही है। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, ये एक अनुकरण होता है, और इसको हम अंधानुकरण अगर बोले। एग्जैक्टली, ये अंधानुकरण हो रहा है। तो जब तक हम उन्हें उन चीजों के पीछे का जो तात्पर्य है, इंटेंशन है, वाय है, उसके बारे में चर्चा नहीं करते और उसके बारे में अपना पक्ष नहीं रखते और उनका नहीं सुनते, तब तक कि अलाइनमेंट होना इम्पॉसिबल है। क्योंकि हो सकता है कि उन्हें लगे कि अरे ये ई सिगरेट पी करके हो क्या रहा है, मेरे को निकोटिन तो नहीं मिल रहा है, मैं ठीक हूँ, पर हम बता रहे कि नहीं, इससे तुम्हें लत लग रही है। ये लत से कल को तुम वो नॉर्मल सिगरेट भी स्मोक करोगे, फिर तुम पैसिव स्मोकर, एक्टिव स्मोकर बन जाओगे, फेफड़े खराब करोगे, मर जाओगे। क्या तुम किसी को कूल दिखाने के लिए जल्दी मरना चाहते हो? क्या कूल दिखना इंपॉर्टेंट है कि मरना, ज़्यादा लंबा जीना इंपॉर्टेंट है? और क्या सही में ये फूक के आप कूल दिखते हो? उसके बिना कूल दिख नहीं सकते हो। सब लोग जो कूल है, मैं तो आपको रोकूंगा, आप नकुल जी को देखिए कितने कूल लगते हैं। बिल्कुल। तो जब हम उनके बिलीफ को, अजम्पशंस को सवाल पूछते हैं, तो एक वो भी सोचने पे मजबूर होते हैं कि क्या हम सही में सही कर रहे हैं क्या, और दूसरा वो भी हमें रिस्पेक्ट कर पाते हैं कि भले ही इन्हें वो इंफॉर्मेशन, वो एक्सपोजर ना हो जो मुझे है जी, लेकिन इन्हें क्लैरिटी है। एंड हमेशा कहते हैं कि क्लैरिटी इज पावर। आज देखिए, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है और मोदी जी की बड़ी फैन फॉलोइंग है, यूथ में भी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और उनकी उम्र तो हम जानते हैं कितनी है। तो एक इंसान जो 70-80 साल का है, उसकी इतनी बड़ी यूथ फॉलोइंग क्यों है? कहीं ना कहीं लोगों को वो कूल लगते हैं, जबकि वो ना स्मोक करते हैं, ना ड्रिंक करते हैं, ऐसी कोई सारी चीजें नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इस इंसान के पास कुछ क्लैरिटी है, कुछ अथॉरिटी है जिससे वो बात कर रहे हैं। एक थॉट प्रोसेस के तहत वो और देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनकी तरफ देखने का नजरिया जो है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि क्लैरिटी इज पावर, और जब आपके पास वो क्लैरिटी है जो आपके अनुभव से भी आती है, और आप जब खुद अपने मन में चिंतन मनन ये सब करते हैं उससे भी आती है, तो दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, बिकॉज दे नो कि इनके पास
हमारे सवालों का जवाब है, या इनके पास ऐसे पर्सपेक्टिव जो हमारे पास नहीं है। उदाहरण के लिए आजकल हमारे ज़माने में तो यूजुअली 1 वुमन मैन एंड 1 मैन वुमन था। यस। कोई किसी और से कुछ करे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करे तो ऐसी बात हो जाती थी। और आजकल तो हुकअप्स बड़ा ही कॉमन है, पॉलीएमोरी, फिर सिचुएशनशिप, ऐसे कंसेप्ट्स निकल के आ गए। So many words are there that we sometimes fail to understand what is the meaning of this particular word. Exactly. तो उन्हें लगता है कि आप लोग बेवकूफ हो कि इतने कमिटमेंट में जीते हो। हमें देखो भाई, अगर जिंदगी में सेक्स ही चाहिए, फिजिकल प्लेजर ही चाहिए, तो क्यों ना खुलेआम ले, क्यों उसके लिए खुद को इमोशनल इसमें डुबाए। Again, this is a sort of अंधानुकरण। Absolutely. तो हम बोले कि बात तो सही है, लेकिन इससे कॉन्सिक्वेंस क्या है? ये बात सही है, अगर तुम्हें फिजिकल इंटीमेसी चाहिए तो क्यों इमोशनल ड्रामा में पड़ना, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इससे कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगर आप कईयों के साथ लगातार फिजिकल इंटीमेट हो रहे हो विदाउट एनी फॉर्म ऑफ इमोशनल कंफर्ट, तो उसका कॉन्सिक्वेंस आपकी बॉडी पे क्या है, आपके माइंड पे क्या है, ट्रस्ट पे क्या है? जब हम वो समझाए, compromising your health. You're compromising your health and many things. Yeah. Then they realize कि यार ये जो बोल रहे बात तो सही है। तो आई थिंक वो जेनजी का हमसे मुलाकात तभी हो सकता है, कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट करना। हाँ, तो वी रिस्पेक्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बट वी ऑल्सो ऑफर आवर पॉइंट ऑफ व्यू। जहां उनका सही है हम अग्री भी करें, जहां हमारा सही है शायद वो भी अग्री करेंगे, और यहीं पे एक म्यूचुअल ट्रस्ट बैठेगा। अदरवाइज ये जेनजी इंडिपेंडेंट ही रहेगी, ये अपनी मर्जी का ही करेगी, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विदाउट डायरेक्शन अगर वो कुछ भी दिशा में भाग रहे हैं तो इट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन फॉर देम। नकुल जी, पूरा एक सोसाइटी है जिसमें हम थोड़ी देर के लिए इंडिया को हम कंसिडर करते हैं, और एज अ स्पिरिचुअल गुरु हम चाहते हैं कि एक बेहतर भारत बने, बेहतर वट एवर जनरेशन वी आर रिप्रेजेंटिंग, तो वो एक अच्छे सिंक होकर चले, एक अच्छे फ्लो में चले, ताकि हम एज अ नेशन वी कैन गो अहेड। तो आप क्या गाइडेंस करना चाहेंगे? देखिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब्स, बट हम बड़ी बात करते हैं कि हमारा भारत बड़े आध्यात्मिक है, वी आर स्पिरिचुअल कंट्री, पर सैडली मुझे लगता है आज हम स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से बहुत कंफ्यूज कर लेते हैं। देखिए, मैं इसके बीच में एक अंतर बताना चाहूँगा। धर्म मतलब कोई चीज़ को सच है मानना, आध्यात्म मतलब सच क्या है ये जानना, मानना मतलब किसी और के अनुभव को आप मान रहे हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत आपको क्या पता, लेकिन जानना मतलब आप कह रहे हो कि हो सकता है तुम्हारा अनुभव सच हो सकता है झूठ भी हो, मैं कैसे मान लूं जब तक मैं अपने अनुभव में ना जानूं। yes. तो मैं मानता हूं कि हमारे भारत में बहुत ही गजब के स्क्रिप्चर्स रहे हैं, हमारे उपनिषद है, हमारे वेदांत है, अद्वैत है, बहुत सारी गीता है, अष्टावक्र गीता है, योग वशिष्ठ है, लेकिन हम उन सब किताबों पे और उन सब फिलोसॉफीज पे आज बात नहीं कर रहे। हम ज़्यादा बात कर रहे हैं रिचुअल्स पे, हम ज़्यादा बात कर रहे हैं कि ये मंदिर जाकर ये होगा, ये रिचुअल्स फॉलो करके वो होगा, वो करके वो होगा, वो करके ये होगा। हम कहीं ना कहीं ब्लाइंड बिलीवर्स ज़्यादा बन रहे हैं, ना कि कॉन्शियस सीकर्स। मतलब जो वेदों, जो हमारे पुराणों में लिखा है उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को हम पर्पसली नजरअंदाज कर रहे हैं। साइंटिफिक और एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट्स भी। yes. आज सबको कृष्ण की पूजा करनी है, लेकिन भगवत गीता कितनों को पढ़नी है? हर एक के घर में होगी, पर पढ़ी कितनों ने? आज सबको राम मंदिर जाना है अयोध्या, लेकिन राम की जो आत्मा है वो है योग वशिष्ठ, ये कितनों को पता है? घर में किताब है कि नहीं वो तो छोड़ दीजिए, हार्डली किसी को पता है कि राम की जो गीता है, उनकी जो आत्मा है वो योग वशिष्ठ है। वो किसी को पता भी नहीं, कोई पढ़ भी नहीं रहा है। ये ऐसी बात हुई रत्नाकर जी की मुझे किसी टीचर ने मैथमेटिक्स पढ़ाया है ना, और वो मैथमेटिक्स के महाविज्ञानी, समझो वो स्वयं रामानुजम जी है जो ग्रेट है ना। अब मैं उनके पास क्यों जाऊंगा मैथमेटिक्स सीखने? लेकिन क्योंकि वो महान है और सब लोग बोलते महान है, मैंने उनकी मैथमेटिक्स की किताब को तो साइड रख दिया, ज्ञान को साइड रख दिया, उनकी फोटो लगाया, मूर्ति लगाया, 4 गाने गाया कि रामानुजम जी मेरे मैथ्स के डाउट दूर करे, मुझे सारे मैथ्स के फॉर्मूले सर में दे दे, और मेरी ये इच्छा पूरी करे, वो इच्छा पूरी करे। अब सामने वो मेरे मैथ्स के टीचर तो क्या करेंगे? मुझे चाटा मारेंगे। करेक्ट। कि गधे, तुझे मैंने बोला कि ये समझ, ये किताब पढ़, ये एप्लीकेशन कर, फिर समझ में आएगा। मुझ में क्या महानता है? मैं खुद इन फॉर्मूलेस को, कंसेप्ट्स को समझ के, रिसर्च करके, सॉल्यूशंस निकाल के, प्रैक्टिस करके यहाँ पहुंचा हूं कि मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाया हूं। आज अगर लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं
चाहे मैं मतलब राम जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, कोई और हो गए, वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं कोई अवतार पैदा हुआ था, सोने के हमारा शरीर था या ऐसा कुछ था, वो तो कुछ लोगों ने कहानी बना दी है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैंने ज़िंदगी में जो चॉइसेस ली, जो डिसीजंस ली, जिस तरीके से जी, वो एडमिरेबल था। और वो मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मुझे कुछ क्लैरिटी थी। तो तुझे करना है तो तू सिर्फ मुझे रिस्पेक्ट कर या घंटी बजा या मेरे दर्शन मत कर, तू मेरे दर्शन का दर्शन कर, मतलब मेरे थॉट प्रोसेस का, फिलॉसफी जो का मैंने दर्शन कर। जिया है, जो उस कंटेंट्स में है, उस कंटेंट्स को तू कैरी कर। हाँ, उसको पढ़, उसको जी, उसको एक्सपेरिमेंट कर। अगर तू ये करेगा तो तू सच में मुझे पालेगा, और नहीं करेगा तो तू कितनी भी घंटी बजाए, कितना भी प्रसाद चढ़ाए, तू मुझे खो देगा। तो मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान जो कि एक स्पिरिचुअल पावर था, जहां इतने गजब के शास्त्र आए, था वर्ड यूज, मैं था कह रहा हूं, मैं है नहीं कह रहा हूं, जहां सहजोबाई, मीराबाई, नानक आए, कबीर आए, जहां गौतम बुद्ध आए, कृष्ण आए, महावीर आए, मतलब क्या ल्यूमिनरीज आई है। ऐसे खजाने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को मिलाकर के भी एक दो मिलेंगे, और हमारे ईस्ट में, हिंदुस्तान में कितने हैं, यानी हमारा आसमान तारों से चमचमा रहा है, और उनके इसमें मुश्किल से एक हाथ मिल जाए तो काफ़ी है। आज हमने इन सबको नज़रअंदाज कर दिया। आज हम बस इन सबकी पूजा पाठ कर रहे हैं, हम इनकी फिलॉसफी को फॉलो नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, जीने का प्रयास नहीं कर रहे। जब तक हम ये नहीं करेंगे रत्नाकर जी, तब तक इंडिया वो स्पिरिचुअल सुपर पावर कभी नहीं बन सकता। आज पहले से कई गुना ज़्यादा लोग एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, ड्रग्स के एडिक्शन में है, सिगरेट तंबाकू के एडिक्शन में है, सोशल मीडिया के एडिक्शन में है। सही बात। ये इसीलिए नहीं क्योंकि सब लोगों को भगवान में आस्था नहीं है या वो धार्मिक नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि उन्हें सिर्फ आस्था है और धार्मिक ही है, उन्हें खोज नहीं है अपने अंदर की, वो जानना नहीं चाह रहे अपने मन को, जीवन को, इसलिए वो ऐसी लगातार गलत चॉइसेस कर रहे हैं और फंस जा रहे हैं। सुसाइड, डिप्रेशन आर एन ऑल टाइम हाई, और वो एंग्जाइटी मल्टीप्लाई होती जा रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो इंडिया स्पिरिचुअल सुपर पावर कैसे बने? जब लोग सच में स्पिरिचुअलिटी क्या है समझे। और मेरे अनुसार स्पिरिचुअलिटी बड़ी सिंपल चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिट जो हम सबके भीतर है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, कि रियलिटी की एक्चुअलिटी जानने की कोशिश। अगर आप सच में अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हो तो आप सही में अपने अंदर वो भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हो। और जिस दिन आपने वो जान लिया, आपने सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लिए। और जब तक नहीं जाना, आपने कितनी पीएचडी करी है, आप उतने ही मूर्ख हो जितना वो भिखारी जो सोने के खजाने की पेटी पे बैठ के भीख मांग रहा है, पर है तो भिखारी है ना। तो वो इसलिए कहते हैं, कबीर ने कहा है कि पोथी पोथी जग मुआ पंडित भयो न कोय, पोथी पोथी जग मुआ पंडित भयो न कोय, ढाई आखर, आखर मतलब अक्षर, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुख पंडित। आपका मूल स्वरूप प्रेम ही तो है। जिस दिन आपने उसको जान लिया, अपने आप को जान लिया, उस दिन आप बड़े से बड़े पंडित से भी ज्यादा ज्ञानी होंगे। सही बात करें तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सार क्या है, कि हमने प्रेम करना चाहिए, और प्रेम सबसे पहले हमने खुद पर करना चाहिए। और जिस एक अंधी खोज की तरफ हम दौड़ रहे हैं, वो खोज अगर हम अपने आप में ही पा सके, उसके लिए थोड़ी सी जरूरत है खुद को वक्त देने का। जो हमारे सामने एक भंडार रखा हुआ है ज्ञान का, सिर्फ उसको देखने से नहीं होगा, उसमें घुसना पड़ेगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा, और उसको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। एक बात तो ये होता है कि हम मंजिल तय कर लेते हैं, लेकिन जब उस रास्ते पर निकलते हैं तो रास्ते के जो खड्डे हो गया, जो भी रास्ता जो होगा, उसको हम जीने को कई बार नकार देते, तो उसे नकारे नहीं। अगर नकारते हैं तो हमारा जो राह, हमारा जो जर्नी है वो रुक जाएगा। इस जर्नी को लाइफ की कभी रोकिए नहीं। और नकुल जी के साथ हम फिर से ऐसी चर्चा के साथ सम्मिलित। नकुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके, बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपके दिल को ठेस ना पहुँचाए, बल्कि ज़रा सा झकझोरे और आपको जगाए। शुक्रिया।